हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। आज हमारा टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 24। आज के चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब देखो, जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, इसका अर्थ तो आप सभी जानते हैं। जैसे हम बात करते हैं ना कि इंडिया में इतने करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ बताते हैं बहुत सारे एस्टिमेट्स। उसी तरह से हम डेमोग्राफिक डिविडेंड ये भी समझेंगे कि जैसे हमारा आज के समय यूथ बहुत अच्छा खासा आज के समय देखने को मिलता है, तो कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, स्किल्स कैसे हो सकते हैं, क्या क्या इश्यूज आते हैं स्किल्स इम्पार्ट करने के अंदर, एंड साथ में ही आपके गिग इकॉनमी क्या होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन वाला जो टॉपिक रहेगा ना, उसमें कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है। इतनी एग्जाम के लिए उतने वो थ्योरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कहीं ना कहीं जो कैसे इवॉल्व हुई, वो एवोल्यूशन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड नॉट इवन आपका सिर्फ GS3 के लिए नहीं, बल्कि आपकी जनरल स्टडीज पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? अगर आप लोगों ने अपना सोसाइटी का सिलेबस देखा है ना, तो आप रियलाइज करोगे कि सोसाइटी के सिलेबस के अंदर भी पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज जो हैं, वो यहाँ पर हमारे सिलेबस में पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 के अंदर। तो इस वजह से भी ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉपुलेशन से ही। देखो, मीनिंग आप सब जानते हैं पॉपुलेशन का मीनिंग क्या है। हमें समझना पता क्या है, हमें थोड़ी सी थ्योरीज को समझना है। ओके, पहली जो थ्योरी है ना, वो दरअसल में आपकी रिलेट करती है मालथूसियन हाइपोथेसिस के साथ। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे सर इसका मतलब क्या है। देखो, एक पर्सन थे, उनका नाम था थॉमस मालथूस। ठीक है, इन्होंने ना चीजें ऑब्जर्व करी, आसपास देखा क्या चीजें हो रही है दुनिया के अंदर, एंड उसके हिसाब से इन्होंने एक थ्योरी दी। ठीक है, क्या थी सर इनकी थ्योरी? इनकी थ्योरी के हिसाब से होता पता क्या है, हमारी जो जैसे हमारी पॉपुलेशन है, इंसानों की जो पॉपुलेशन है, वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। सर हमेशा बढ़ती रहती है? नहीं, एक सर्टेन टाइम तक बढ़ती रहती है। ओके, फिर कुछ गड़बड़ी आ जाती है। सर गड़बड़ी का मतलब क्या? जैसे हो सकता है युद्ध हो जाए, ओके, या फिर जैसे अभी कोविड-19 पेंडेमिक आया, इस तरह की कोई भयंकर बीमारी आ जाए। अच्छा, कुछ सूखा पड़ जाए, बिल्कुल ठीक बात है। अब जब भी ऐसा कुछ होगा ना, कुछ लड़ाई हो जाएगी, कुछ बीमारी आ जाएगी, या फिर कुछ सूखा पड़ जाएगा, इन सभी कारणों की वजह से क्या होगा? आप बोलोगे सर कुछ लोग मर जाएंगे। अग्री करते हो? कुछ पॉपुलेशन मरेगी इससे, बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो लोग मर रहे हैं ना, इसकी वजह से पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ये बात भी ठीक है। तो एक्चुअल में पता क्या होगा, हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, उसमें कमी आ गई, और पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में एक तरह का बैलेंस आ गया। समझ पा रहे हो? समझो इस बात को। जैसे मैं मानता हूं, जैसे आप समझो, हमारे यहाँ पे अगर ये कमरा है मान लो, ठीक है, इस कमरे में मुझे कुछ लोगों को रखना है। ठीक है, कमरे में लोगों को अंदर डाल सकता हूं, पर उनको सरवाइव करने के लिए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। आप लोग पूछोगे सर किस तरह के रिसोर्सेज? अरे जैसे आपकी आपका खाना हो गया, वो चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, तभी तो वो लोग सरवाइव कर पाएंगे। क्या दुनिया में अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं? अरे नहीं भैया। क्या दुनिया में अनलिमिटेड फूड है? नहीं। अनलिमिटेड वाटर है? नहीं। कहीं ना कहीं उसकी लिमिट है, बिल्कुल ठीक बात है। तो एक्चुअल में ना, आपकी ये रही पॉपुलेशन और ये रहे आपके रिसोर्सेज, तो इनके बीच में एक बैलेंस होता है। ठीक है, अब आपकी थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ गई, चलो मैनेज कर लिया, और बढ़ गई, थोड़ा मैनेज कर लिया। अब एक टाइम के ऊपर आपकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी ना, कि आप लोग ना रिसोर्सेज के पीछे भागोगे, यार ये रिसोर्स मुझे मिले, ये रिसोर्स मुझे मिले। तो इस चक्कर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, या तो डिजीज आ जाएगी, या फिर कुछ ना कुछ, मतलब ना, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे मान लो कोई 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 कैलामिटी आ गई, कोई डिजास्टर वगैरह आ गया, या फिर आपकी युद्ध हो गया, वॉर वगैरह हो गया, आपकी डिजीज आ गई, सूखा पड़ गया, फेमाइन आ गया। इस तरह की जो कोई भी चीजें होती है ना, उससे क्या होता है, आपकी जो पॉपुलेशन है ना, वो पॉपुलेशन आपकी कंट्रोल हो जाती है, मतलब कम हो जाती है इससे पॉपुलेशन। एंड क्योंकि ये पॉपुलेशन कम हो गई इन सभी कारणों की वजह से, तो इस वजह से थॉमस मालथुस ना इसको पॉजिटिव चेक्स के नाम से भी, या पॉजिटिव कह लो या फिर नेचुरल चेक्स बोल लो, नेचुरल चेक्स के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, समझ पाए इस बात को? कहना क्या चाह रहा हूं, पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, पर जिस रफ्तार से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, उस रफ्तार से हमारा
फूड प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं मिसमैच आ रहा है। अब इस तरह के जो नेचुरल चेक्स होते हैं ना, इसकी वजह से पॉपुलेशन कम हो जाती है एंड एक तरह से बैलेंस आ जाता है बिटवीन द रिसोर्सेज एंड द पॉपुलेशन। ऐसा थॉमस माल्थूस का कहना था। अब क्या ये थ्योरी ठीक है? देखो कुछ हद तक ठीक है, पर आज के समय हम इस थ्योरी को इतना ज़्यादा मानते नहीं है। रीज़न बीइंग कि देखो आज के समय तो टेक्नोलॉजिकल बहुत सारे एडवांसमेंट हो चुके हैं, तो उस वजह से फूड प्रोडक्शन या जो हम बात करें फूड शॉर्टेज की, उसको टैकल करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान हो गया है। तो ये जो थ्योरी है थोड़ी पुरानी है, जब इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं होती थी। आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से बहुत सारी चीज़ों को हम टैकल करने के अंदर सक्षम होते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज माल्थूसियन हाइपोथेसिस, एंड आई होप आप वो समझ गए होंगे कि किस तरह से इन नेचुरल चेक्स की मदद से एक तरह से आपकी जो पॉपुलेशन होती है ना, वो पॉपुलेशन किस तरह से आप यहाँ पर कंट्रोल कर पा रहे हो। ठीक है, ये चीज सर समझ आई, माल्थूसियन हाइपोथेसिस हमें समझ आ गया। अब इसी तरह से ना एक और थ्योरी है, वो इतनी पॉपुलर नहीं है, जो बात करती है जीरो रेट ऑफ ग्रोथ की। अब इसका क्या मतलब सर, जीरो रेट ऑफ ग्रोथ थ्योरी? इन्होंने क्या बोला, इन्होंने भी कुछ खास नहीं बोला, बस थोड़ा सा जो माल्थूसियन हाइपोथेसिस था ना, उसमें हल्के से इन्होंने यहां पर चेंजेस कर दिए। जीरो रेट ऑफ ग्रोथ बोल लो या फिर जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ कह सकते हो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। इन्होंने यहां पर ना जो बातें करी, उसके अंदर इन्होंने माइग्रेशन को इंक्लूड कर दिया। अब माइग्रेशन भी आप जानते हो, माइग्रेशन का अर्थ क्या होता है? मान लो जैसे मैं अभी दिल्ली में रहता हूं, पर मैं दिल्ली का थोड़ी हूं, मैं तो पंजाब से बिलोंग करता हूं। तो मैं पंजाब छोड़कर मैं दिल्ली आ चुका हूं, तो मैंने माइग्रेट कर लिया है। आप में से भी हो सकता है कोई इंसान ऐसा हो जो दिल्ली छोड़कर यूएसए चल जाए कल को, तो वो भी माइग्रेशन हुआ, है कि नहीं? और उल्टा भी हो सकता है, बहुत सारे लोग दिल्ली आते हैं, कुछ लोग दिल्ली से बाहर भी जाते हैं। तो अगर कोई लेट से यहां आ रहा है, उसको बोलते हैं हम इन माइग्रेशन, और अगर कोई बंदा यहां से बाहर जा रहा है, उसको बोलते हैं आउट माइग्रेशन। जैसे मैंने बोला ना, पंजाब से मैं दिल्ली आ गया, तो दिल्ली के अंदर आया, तो दिल्ली के लिए मैं इन माइग्रेशन हुआ। अगर मैं दिल्ली का पर्सन हुआ और मैं यूएसए चले जाता हूं, तो मैं आउट माइग्रेशन हुआ। इसको आप ना इमिग्रेशन भी जानते हो, आईएम से जो होता है, और इसको आप एमिग्रेशन के नाम से भी जानते हो। आई होप इन चीजों का आपको पता होगा। ठीक है, तो यहां पर जो मैं थ्योरी की बात कर रहा हूं जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ की, यहां पर इन्होंने क्या बात करी, इन्होंने बात करी जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर कि हम ना इसको इस तरह से अचीव करेंगे कि जो भी आपके बर्थ हो रहे हैं, आपके डेथ हो रहे हैं, इन माइग्रेशन हो रही है और आउट माइग्रेशन हो रही है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैच करेंगी। जिस वजह से होगा पता क्या, आपकी जितनी भी टोटल पॉपुलेशन होगी, वो टोटल पॉपुलेशन आपकी कांस्टेंट रह जाएगी। समझ पाए? तो यहां पर इन्होंने क्या बात करी, इन्होंने बात करी कि जो आपका बर्थ रेट है, आपका डेथ रेट है, इनवर्ड माइग्रेशन है, आउटवर्ड माइग्रेशन है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैच करेंगी, जिस वजह से आपकी जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ अचीव होगी, तो टोटल पॉपुलेशन विल रिमेन द सेम। बहुत कोई खास थ्योरी थी नहीं, बस जो माल्थूस कह रहे थे उसके अंदर कुछ बदलाव करके इन्होंने अपनी थ्योरी दे दी। ठीक है, ये बात भी समझ आई सर। अब एक्चुअल में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना, वो है आपके लिए कि किस तरह से हम ट्रांजिशन करते हैं, हमारी जो अलग अलग कंट्रीज होती हैं वो किस तरह से यहां पे ट्रांजिशन करती है ना, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझना, इस चीज को क्या बोलते हैं हम, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्या मतलब इस चीज का? देखो, जब भी वर्ड सुनो ना डेमो, ये वर्ड सुना डेमो, एक तो आप आपकी वो होती है कि आप डेमो क्लासेस अटेंड कर रहे हो, उसकी बात नहीं कर रहा। जब आप वर्ड सुनते हो डेमो, डेमो वर्ड डील करता है आपके लोगों के साथ, पीपल, डेमो का मतलब ही पीपल होता है। तो जब भी आपको वर्ड सुनना डेमोग्राफी, ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ डील हो गया। ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी की बात करते हो तो लोगों का रूल, ठीक है ना, डेमो वर्ड ही लोगों के लिए यूज होता है। ठीक है, अब ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि किस हिसाब से आपकी जो पॉपुलेशन है कैसे बदल रही है, कैसे ट्रांजिशन हो रहा है उसका, दैट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब आप लोग सोचे सर ऐसा कैसे हो रहा है, ये क्या ट्रांजिशन की बात कर रहे हो? पहले मुझे बताओ, आप लोगों को मैंने बर्थ रेट डेथ रेट बता रखा है, बर्थ रेट भी आप जानते हो, डेथ रेट भी आप जानते हो, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब ना एक टाइम इमेजिन करो, कौन सा टाइम सर? आज से 100 साल पहले का इमेजिन कर ले, ठीक है, हम लोग जिंदा तो नहीं थे पर इमेजिन तो कर ही सकते हैं। मान लो आज से 100 साल पहले आप जाओ, क्या लगता है क्या रहा होगा बर्थ रेट इंडिया का और डेथ रेट क्या रहा होगा? आप लोग ना अगर इमेजिन कर पा रहे हो, आप लोग ये बोलोगे सर
कि उस टाइम ना जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा बच्चे किया करते थे। आजकल जैसे आप देखते हो ना, नॉर्मली हर किसी के 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चे मैक्सिमम, मतलब होते हैं और भी होते हैं, मना नहीं कर रहा, पर जनरली एक कॉमन ट्रेंड आज के समय ये है। आप अपने दादाजी या परदादाजी से कभी पूछना, वो कहेंगे कि हम 5 भाई बहन थे या 6 भाई बहन, 10 भाई बहन भी हुआ करते थे। तो एक्चुअल में ना उस समय के ऊपर आज से अगर आप 100 साल, 70 साल, 80 साल पीछे जाओ तो आप नोटिस करोगे यार कि उस टाइम ना सर बर्थ रेट हाई था। अग्री कर रहे हो मेरे साथ? सर बिल्कुल कर रहे हैं, आपने एग्जांपल दिया, हम रिलेट कर पा रहे हैं कि उस टाइम के ऊपर ऐसे हुआ करते थे। हमने सुनी हुई है कहानियां कि हमारे दादाजी के 7 भाई बहन थे, ये चीजें हमने सुनी हुई हैं। ठीक है, अब बताओ उस समय आपके हिसाब से क्या रहा होगा? क्या डेथ रेट, लोगों के जो मरने की जो है, क्या वो ज्यादा थी या कम थी? सोचो एक बार। आप बोलोगे सर ज्यादा थी, डेथ्स भी बहुत फ्रीक्वेंटली होती थी। क्यों क्यों होती थी डेथ इतनी जल्दी, या फिर इतनी ज्यादा क्यों होती थी? रीजन उसके पीछे का ये था क्योंकि देखो, आजकल ना आपके पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आजकल एम्स है, आपके पास पीजीआई है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं इंडिया के अंदर। पहले ये सब थोड़ी था। किसी को छोटी मोटी बीमारी भी हुई, उसी से वो मर गया। आपने सुने होंगे बहुत सारी कहानियां कि इस छोटी सी बीमारी आई एक जगह पे और पूरा गांव का गांव मर गया, क्योंकि प्रॉपर इलाज ही नहीं होता था। आज के समय के ऊपर हमारे पास काफी अच्छे खासे इलाज हैं। आज के समय हमने इतना सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लिया है, इतने प्रॉपर हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो एक्चुअल में ना आज से 100 साल पहले पता क्या था? बर्थ रेट भी हाई थी और आपकी डेथ रेट भी हाई थी। ठीक है, ये बात हमें पता है कि सर पहले के टाइम ऐसा हुआ करता था, राइट? अब आप लोग मुझे बताओ, अगर बर्थ रेट भी हाई है, लोग पैदा भी बहुत हो रहे हैं, मर भी अच्छे खासे, मतलब डेथ रेट भी उनकी काफी ज्यादा है, तो इस केस में क्या होता है? देखो इसमें भी ना, इसमें पॉपुलेशन बढ़ती है पर थोड़ी बढ़ती है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। क्योंकि आप देख लो, पैदा भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा, मर भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जितने पैदा हुए उतने ही लोग कहीं ना कहीं मर गए, तो ऑलमोस्ट ना कांस्टेंट सी पॉपुलेशन रहेगी, या फिर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी। मान लो थोड़े से ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो यहां पर ना पॉपुलेशन ग्रोथ थी, पर पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ी स्लो ही थी, क्योंकि ज्यादा पैदा हुए, ज्यादा मर भी गए, तो पॉपुलेशन ने बैलेंस आउट कर दिया, या थोड़ा सा ज्यादा हुआ। ठीक है, फिर आता है दूसरा फेज। अब मुझे बताओ, समय के साथ पता क्या हुआ? समय के साथ ना हमने बीमारियां देखी कि यार कैंसर होता है लोगों को, टीबी होता है, बहुत सारी इस तरह से बीमारियां होती हैं। हमने इलाज ढूंढने शुरू कर दिए, उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, वैक्सीन बहुत सारी निकाली। उस वजह से पता क्या हुआ? हम लोग ना इस डेथ रेट को कहीं ना कहीं कम करने के अंदर कुछ हद तक सक्षम हुए। तो हुआ पता क्या, समय के साथ आपकी जो डेथ रेट है ना वो कम होगी। ठीक है, ये आज से थोड़े टाइम पहले की बात कर रहा हूं। तो डेथ रेट तो धीरे धीरे आपने कम करनी शुरू कर दी, पर क्या बर्थ रेट कम होती है? बर्थ रेट को कम करने के अंदर समय लगता है। ऐसा क्यों? देखो बर्थ रेट आप खुद बताओ, अगर बर्थ रेट ज्यादा है तो आपके हिसाब से क्या कारण हो सकते हैं बर्थ रेट ज्यादा होने के? आप बोलोगे सर महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं, उसका कारण ये हो सकता है कि हमने लोगों को शिक्षित नहीं किया। जैसे आज के समय आप नोटिस कर रहे हो, आजकल महिलाएं कुछ हद तक इंपावर्ड हैं, तो अपने फैसले वो खुद लेती हैं यार कि मुझे कितने बच्चे चाहिए, है कि नहीं? पहले के टाइम के ऊपर आज से 30-40 साल पहले इमेजिन करो, तो उतने महिलाओं के पास उतनी पावर नहीं थी, डिसीजन मेकिंग पावर, कि वो डिसाइड कर पाए खुद अपने मन से कि चाइल्ड बेयरिंग उनको कब करनी है। क्या 17 साल की उम्र में शादी करके बच्चे कर लेने, या फिर थोड़ा रुक के आराम से करने हैं? ये डिसीजन मेकिंग पावर जब नहीं होती महिलाओं के पास, तो कई बार ना उनको बहुत ज्यादा मतलब बच्चे करवाए जाते हैं। और भी कई कारण रहते हैं, महिला शिक्षित नहीं होती, ठीक है ना? या फिर और भी मैं आपको एग्जांपल्स अगर बताऊं, तो उसमें भी अगर आप नोटिस कर पाओगे कि कई बार होता है कि जैसे कोई गरीब परिवार है, ठीक है ना, तो गरीब परिवार के अंदर वो सोचते हैं कि यार बच्चे होंगे तो ज्यादा हाथ होंगे जो कि कमाई कर पाएंगे। या फिर कई बार ऐसा सोचते हैं कि अ, अभी हमें एक लड़का चाहिए जो हमें बुढ़ापे में हमें सहारा दे पाए। तो इस वजह से पता क्या हुआ, क्योंकि प्रॉपर अवेयरनेस नहीं थी लोगों के अंदर, प्रॉपर एजुकेशन अभी तक नहीं पहुंची थी, उस वजह से आपकी जो बर्थ रेट थी ना वो ज्यादा ही थी। अब मुझे बताओ, आप ना बर्थ रेट को कंट्रोल नहीं कर पाए, बर्थ रेट ज्यादा ही है, अभी भी लोग ज्यादा बच्चे ही कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं डेथ रेट कंट्रोल हो चुकी है। अब समझो, जो नए लोग आ रहे हैं, जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं, पर जो लोग मर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। तो आप नोटिस कर रहे हो, नए आने वाले ज्यादा हैं, जाने वाले कम हैं। इस टाइम के ऊपर क्या होगा? इस टाइम के ऊपर बहुत सारे लोग पैदा होंगे, है कि नहीं?
तो यहां पर इस टाइम के ऊपर क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ काफी हाई होती है, काफी ज्यादा तेज लेवल के ऊपर पॉपुलेशन ग्रो होती है। ऐसे इंडिया का आप नोटिस करते हो ना, 1970 का टाइम, 1980 का टाइम, 1960 65 70, ये जो पूरा टाइम था ना, यहाँ पर बहुत तेजी से हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी है। 1950 से 1980 85 वाला टाइम ना, पॉपुलेशन ग्रोथ का हैवीली एक्सप्लोजन हुआ है। तो उस टाइम के ऊपर अंदर हम इस फेज के अंदर थे। तो सर आज के समय के ऊपर कहाँ है? देखो आज के समय के ऊपर आप ऐसा मान सकते हो हम लेटर सेकंड फेज के अंदर है या फिर थर्ड फेज की तरफ मूव कर रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि थर्ड फेज क्या है। थर्ड फेज के अंदर पता क्या होता है, अब क्या हो रहा है, महिलाएं शिक्षित हो चुकी हैं, महिलाओं के पास डिसीजन मेकिंग पावर है, कुछ हद तक हम गरीबी से भी बाहर आ रहे हैं। तो वो उस तरह से ना हर चीज कंट्रीब्यूट कर रही है इन अलग अलग फैक्टर्स के रिगार्डिंग। आजकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज हो रहा है भैया, तो उससे क्या हो रहा है, उससे आपकी जो बर्थ रेट है ना, वो धीरे धीरे अब कम हो रही है। धीरे धीरे टाइम लगता है, एक दिन में कोई बर्थ रेट कम नहीं हो सकती, समय लगता है लोगों को समझाने के अंदर, लोगों के अंदर फैमिली प्लानिंग की जो चीजें होती हैं वो अंदर उनके अंदर इम्बाइब करने के अंदर एक टाइम लगता है। बट समय के साथ ये होता है और हो भी रहा है। इंडिया के अंदर आजकल बर्थ रेट धीरे धीरे कम हो भी रही है। तो हाई बर्थ रेट से लो बर्थ रेट, और आपकी डेथ रेट तो हमने लो पहले ही अचीव कर ली थी। तो जब ये टाइम होता है ना, लो बर्थ रेट है और आपकी डेथ रेट भी कहीं ना कहीं कम है, तो ऐसे टाइम के ऊपर क्या होगा कि लोग पैदा भी कम हो रहे हैं और लोगों की मृत्यु भी कम हो रही है। तो यहां पर भी पॉपुलेशन ग्रो होगी, पर बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर, मतलब बहुत ही स्लो ग्रोथ होगी, या तो होगी ही नहीं या फिर स्लो ग्रोथ, बहुत ही माइनर माइनर इंक्रीज होता है। इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। होता पता क्या है, दुनिया में ना ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ऐसे ही मूव करती हैं। या फिर आप ऐसा सोच लो कि जो ना कंट्रीज अभी बहुत कम डेवलप्ड है, लीस्ट डेवलप्ड, जैसे आप अफ्रीकन कंट्रीज की बात करो, तो अगर आप ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज की बात करोगे ना, तो वहां पर अभी भी आप नोटिस करोगे कि वहां पे बर्थ रेट हाई होगी। क्यों? क्योंकि देखो वहां पे, और डेथ रेट भी हाई होगा। डेथ रेट हाई इसलिए होगा क्योंकि वहां पर अभी अच्छा इलाज नहीं है अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, तो लोगों की मृत्यु हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां हैं, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, प्रॉपर हाइजीन नहीं है, तो डेथ रेट हाई होगी। और माता पिता को ये नहीं पता कि बच्चा पैदा कर दिया है, कल को वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, उस केस में वो बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे। महिलाओं की अच्छी पास शिक्षा नहीं है, महिलाओं के पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, है ना, महिलाओं के पास कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं है, महिलाओं के पास मतलब इस तरह की चीजें नहीं है कि अपने हाथ से वो फैसला ले पाए, तो बर्थ रेट भी हाई होगा। तो यहां पर ना ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये ज्यादातर किस कंट्रीज के होते हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड होती हैं। ठीक है, जो ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जो बीच में आती हैं, ठीक है, जैसे इंडिया काफी लंबे टाइम तक था, तो वहां पर हमने अच्छे हॉस्पिटल्स बना लिए, उनकी मदद से कहीं ना कहीं हमने डेथ रेट को कंट्रोल कर लिया। पर लोगों को समझाने के अंदर बड़े थोड़ा टाइम लगता है कि नहीं? अब आपने लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करनी है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो बर्थ रेट इंडिया में काफी लंबे टाइम तक हाई रही, पर धीरे धीरे जैसे हम डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ बढ़ते रहते हैं, वहां लोग क्या करते हैं, वहां लोग लेट से शादी करते हैं। जैसे आजकल आप यूएसए की बात करो या जर्मनी की बात करो, जापान की बात करो, वहां पर आप देखते हो ना लोग लेट शादी कर रहे हैं, लोग लेट शादी कर रहे हैं, लोग बच्चे कम पैदा करना चाहते हैं। बहुत सारे देशों के अंदर, जापान वगैरह के अंदर कहीं ना कहीं पॉपुलेशन की कमी हो गई है इसी वजह से, क्योंकि बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते। और क्योंकि वहां पर इलाज वगैरह बहुत बढ़िया है, तो लोग लंबे समय तक जीते हैं, तो डेथ रेट भी यहाँ पर कम है। तो वहां पर पॉपुलेशन अगर ग्रो होती है तो बहुत ही स्लो, बहुत ही धीरे धीरे वहां पे क्या हो गया, ठीक है, वहां पे पॉपुलेशन बहुत ही स्लो लेवल पे इंक्रीज होती है। तो इस तरह से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की मदद से हम यहाँ पे ये भी देख पाएंगे कि कोई कंट्री है वो किस फेज के अंदर है, क्या वो लीस्ट डेवलप्ड है, डेवलपिंग के है, या फिर आपकी डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ आ चुकी है। इंडिया देखो कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ के बीच में है, ठीक है ना, जहां पर डेथ रेट हमें पता है कि हमने कम कर दी है और भी हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, पर बर्थ रेट कुछ जगह के ऊपर हाई है, कुछ जगह के ऊपर अभी लो भी हो चुकी है। एक्चुअल में पता क्या है, देखो इंडिया अपने आप में ना बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, और हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी यही है कि हमें यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर पता क्या है, जैसे अगर आप सदर्न स्टेट्स की बात करो, आप केरला की बात करो, आप कर्नाटका की बात करो, इन स्टेट्स के अंदर ना जो बर्थ रेट है वो काफी कम हो चुका है। पर ऑन द अदर हैंड अभी भी जैसे बिहार का अगर आप लेटेस्ट सर्वे पढ़ोगे तो बिहार के अंदर बर्थ रेट ज्यादा है, यूपी के अंदर भी कुछ हद तक ज्यादा है। तो इस तरह से ना अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने यहाँ पे चलते हैं। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम यहां पर दोनों फेजेस के बीच में कहीं ना कहीं आज के समय के ऊपर लाई कर रहे हैं, अभी इसके लेटर फेज के अंदर है, इधर आने वाले समय के अंदर हम मूव हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी पता होनी चाहिए कि किस तरह से ये चीज वर्क करती है, क्या क्या स्टेजेस यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, जैसे आपकी
डेथ रेट हाई क्यों होती है? डेथ रेट हाई होने के पीछे आपकी मेडिकल फैसिलिटीज ना होना अच्छी, फूड की अवेलेबिलिटी ना होना, और अच्छी एजुकेशन ना होना, अच्छे चीज़ें और ना होना, इन सभी कारणों की वजह से ना कहीं आपकी जो डेथ रेट होती है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं बर्थ रेट की, बर्थ रेट अगर किसी जगह के ऊपर ज़्यादा है या कम है ना, उसके अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर वुमेन एम्पावरमेंट कम है किसी जगह, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का भागीदारी डिसीजन मेकिंग के अंदर कम होगी, उस हिसाब से कहीं ना कहीं वहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा होगी। गरीबी एक मेजर कारण बन जाती है, जहाँ पर गरीबी ज़्यादा होती है ऐसा देखा गया है कि वो लोग ज़्यादा बच्चे करते हैं ताकि उनके पास कमाने वाले हाथ ज़्यादा हो पाए। इसके अलावा आपका जो एजुकेशन होता है कि वहाँ पे लोग कितने शिक्षित हैं, वो भी यहाँ पे बर्थ रेट को डिसाइड करता है। आप देखते हो ना आजकल के ऊपर टाइम के ऊपर भी जो लोग जैसे वर्किंग, मान लो एक कपल है हस्बैंड और वाइफ, वो दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, या तो वो काफ़ी सारे ऐसे भी हैं कपल्स जो बच्चा करना ही नहीं चाहते, कोई एक बच्चा करना चाहता है, कोई दो करना चाहता है, उससे ज़्यादा बच्चे करने वाले आपको आज के समय बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये सारे डिसाइड करते हैं कि आपकी डेथ रेट कितनी होती है या फिर किस तरह से वो चेंज होती है। पर ये स्टेजेस आपको डेफिनेटली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि किस किस तरह से आपको ये स्टेजेस के अंदर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ तो हमें समझ आई। अब एक चीज़ हमें और समझनी है, इस ग्राफ को भी ध्यान से समझना। ये ग्राफ क्या कहता है? देखो ये ग्राफ ना दरअसल में आपका, इस ग्राफ का नाम आप एज सेक्स पिरामिड भी डाल सकते हो। क्या लिख सकते हो? एज सेक्स पिरामिड। वो क्यों सर? अरे वो इसलिए क्योंकि यहां पर आपकी एज बनी हुई है और यहां पर आपका ये इस डायरेक्शन में ऊपर ये जो है ना, ये आपका सेक्स मतलब मेल है या फीमेल है। इस तरह से देख सकते हो। इसको रीड करने का तरीका समझ लो, ठीक है ना। आपके सी सेट में अंदर भी ना एक क्वेश्चन आया हुआ है आज से 4-5 साल पहले, वहां पर भी ये पूछा हुआ था डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर। समझो इस बात को कि ये पूछ क्या रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पहले पहले ग्राफ को देखो, बस इतना, सिर्फ इतना देखो, बाकी अभी भूल जाओ इधर वाला, सिर्फ इतने के ऊपर फोकस करो, सिर्फ इतने के ऊपर, ठीक है। जब आप इतना देखोगे, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये ना एज लिखी हुई है 0 से 4 साल, 5 से 9 साल, 10 से 14, 15 से 19, ऐसे करते करते 80 से ऊपर वाले लोग, ये इस तरह से एज दे रखी है। और यहां पर इस कलर के अंदर, ये जो इस वाला कलर है, ये वाला कलर, ये आपका मेल का है और ये आपका फीमेल का है, ठीक है। अब पता क्या लगेगा यहाँ पे जैसे कोई भी आप रैंडम नंबर उठाओ, जैसे आपने देखा 30 से 34 साल, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देखो, तो ये आपको बताएगा कि 30 से 34 साल के अंदर, इस एज ग्रुप के अंदर कितने परसेंट आपके मेल हैं एंड कितने परसेंट फीमेल हैं। और इस तरह से आप इसको रीड कर पाओगे। अब यहां पर अगर मैं इस ग्राफ के अंदर देखता हूं, आप एक बार नोटिस करोगे सर, यहां पर ना ये वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, जो बच्चे हैं 0 से 4 साल वाले, इनकी परसेंटेज देखो, ये बड़ा दिख रहा है ना नीचे बॉटम के ऊपर, इसको बोलते हैं ब्रॉड एट द बॉटम, वाइडर एट द बॉटम। तो बॉटम के ऊपर यानी कि जो बच्चे हैं वो वाला एरिया काफी वाइड है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, इस जगह के ऊपर बच्चे बहुत ज्यादा हैं। बच्चे बहुत ज्यादा होने का मतलब बर्थ रेट ज्यादा है। तो एक्चुअल में ना यहां पर पता क्या हो रहा है, आपकी बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप नोटिस करो, तो यहां पर ना लोग, अगर आप नोटिस करो तो एल्डरली पॉपुलेशन काफी कम है। ये देखो ना कैसे सिकुड़ती जा रही है ऊपर ऊपर एल्डरली पॉपुलेशन, बड़े लोग हैं ही नहीं यहाँ पे, एल्डरली पॉपुलेशन है ही नहीं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि भैया लोगों का बर्थ बहुत जल्दी हो जा रहा है, पर डेथ भी उनकी जल्दी ही हो रही है, क्योंकि ऊपर वाले प्रोपोर्शन में लोग हैं ही नहीं। तो इस तरह से आप क्या बता सकते हो कि फ्यूचर में यहाँ पर क्या होगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर अभी तो बहुत सारे बच्चे हैं, फ्यूचर के अंदर ना ये सारे कहीं ना कहीं बड़े होंगे, है कि नहीं? तो आज के समय के ऊपर इसकी जो पॉपुलेशन है ना, वो इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। अगर इसकी आज पॉपुलेशन 100 करोड़ है ना, कल को थोड़ी और बढ़ेगी। उसी तरह से यहाँ पे बीच वाले, यहाँ पे देखो यहाँ पे आप लोग बीच वाला एक ग्राफ देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूएसए की, ठीक है ना। यहाँ पे आप समझो इसका क्या है, इसका है रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ होगा। क्यों? क्योंकि देखो पैदा बहुत सारे हो रहे हैं ना, इस वजह से। जैसे फॉर एग्जाम्पल थोड़ा एक अफ्रीकन कंट्री का एग्जाम्पल दे दिया। यहां पर देखो, यहां पर इस कर्व के अंदर, इस ग्राफ के अंदर जो आप देख पा रहे हो, यहां पर क्या दिख रहा है? यहां पर आप देखोगे कि यार ये जो बीच वाले लोग हैं, यहां पर ये जो बीच वाले लोग हैं, इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, मतलब मिडिल वाले जो हैं, मिडिल कैटेगरी वाले। अब यहां पे नोटिस करो, यहां पर बच्चे भी हो रहे हैं पैदा,
बहुत ज्यादा नहीं हो रहे, और आपकी एल्डरली पॉपुलेशन भी थोड़ी ठीक ठाक है। तो एक्चुअल में ना यहां पर भी नए बच्चे आ रहे हैं पर उतनी रफ्तार से नहीं आ रहे, तो इसको बोलते हैं हम स्लो ग्रोथ। ठीक है, ये यूएस का एग्जांपल छोड़ो, ये पुराने एग्जांपल्स हैं, बट आप एक आइडिया समझो कि किस तरह से यहां पर आपकी जो नीचे पैदा होने वाले लोग हैं, पर ऊपर भी तो लेटर एजेस तक पैदा मतलब जो है सस्टेन करने वाले लोग हैं, तो यहां पर ग्रोथ होगी पर आपकी स्लो ग्रोथ होगी, और बीच में आपके पास काफी सारे लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक चीज और देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इस साल वाले 80 साल से ज्यादा वाले जो मेल हैं वो काफी कम है और फीमेल ज्यादा है। इससे हमें ये भी बात पता लगेगी कि जो महिलाएं हैं ना वो लंबे सालों तक जीती हैं इन दिस पर्टिकुलर कंट्री। तो इसको इसे ऐसे इंटरप्रेट करना है आपको एज सेक्स पिरामिड को। यहां पर भी आप देख पाओगे, यहां पर आप नोटिस करो, यहां पर भी हो क्या रहा है, यहां पर जो पैदा होने वाले लोग हैं वो कम है, और आपके जो मरने वाले लोग हैं वो भी उसी के आसपास है। तो एक्चुअल में ना यहां पर क्या होगा, क्योंकि जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, तो या तो आपकी ग्रोथ यहां पे बिल्कुल रुक सी जाएगी एक तरह से। तो इस तरह से ना आप एज सेक्स पिरामिड को देखकर ये बता सकते हो कि किस तरह से हो रहा है। यहां पर तो डेफिनेटली आपकी जो यंग पॉपुलेशन है, जो बच्चे हैं, वो बहुत तेजी से कहीं ना कहीं पैदा हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इसकी पॉपुलेशन तो काफी तेजी से बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इस तरह से आपको इन चीजों को इंटरप्रेट करना है ताकि आप समझ पाओ कि किस तरह से आपके डेमोग्राफी के अंदर अलग अलग तरह के बदलाव हमें देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है इस बात के बारे में? ठीक है ना। तो आई होप आपको जो एज सेक्स जो पिरामिड था वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे आप एज सेक्स पिरामिड को यहां पर पढ़ोगे। ठीक है, तो ये बात तो क्लैरिटी आ गई। ठीक है, आपकी बुक के अंदर ना एक और कॉन्सेप्ट दे रखा है जिसका नाम है मिसिंग वुमेन। क्या कॉन्सेप्ट दे रखा है? मिसिंग वुमेन का। ठीक है, अगर आप लोग सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो वहां पर तो आपने मिसिंग वुमेन का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली पढ़ा ही होगा अपने ऑप्शनल के अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां तो अलग से एक वुमेन का आप टॉपिक देखते ही हो। ठीक है, यहां पे समझना मिसिंग वुमेन का कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या। देखो, अगर मैं बात करता हूं, आप लोग सेक्स रेशो के बारे में मैंने आपके साथ पिछली बार डिस्कस किया था पिछले चैप्टर के अंदर, राइट। उन चैप्टर्स के अंदर मैंने जब सेक्स रेशो समझाया था ना आपको, उसमें हमने डिस्कस किया था कैसे 1000 मेल के ऊपर हमारे पास कितनी फीमेल है, कहीं ना कहीं वही हमें बताता है। तो दरअसल में जो आपकी मिसिंग वुमन का कॉन्सेप्ट है ना, ये इसी चीज से आता है कि अगर मान लो हमारे पास एक मेल है तो एक मेल के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कितनी महिलाएं हैं। अगर मान लो आप बोलते सर 0.9, इसका मतलब पता क्या है, वो 0.1 वो क्या है, मिसिंग वुमेन। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था ना, हमारे पास एक बैलेंस प्रपोर्शन होना चाहिए था मेल का और फीमेल का, पर हो पता क्या रहा है, कहीं ना कहीं फीमेल का प्रोपोर्शन कम है एज कंपेयर टू मेल। तो जो शॉर्टफॉल आया, मतलब अगर एक मेल है और ये फीमेल है 0.9, तो जो 0.1 का शॉर्टफॉल आया ना, उसी को हम बोलते हैं मिसिंग वुमेन। ठीक है ना। अब मिसिंग वुमेन के पीछे के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में सेक्स रेशियो कम है, या फिर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में जो मिसिंग वुमेन है वो ज्यादा देखने को मिलता है, इसके कारण क्या है, इसके अलग अलग आप रीजंस देख सकते हो। क्या लगता है? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल क्या एक तो कारण ये रहता है कि एजुकेशन का लेवल। वो कैसे? एक्चुअली दो पॉइंट्स का लिंक करूंगा। एजुकेशन लेवल डिटर्मिन कैसे कर रहा है कि कि सेक्स रेशियो कम हो। समझो इस बात को। अगर मान लो, अगर जो पेरेंट्स हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, वो एक तरह से काफी पढ़े लिखे हैं, अब वो लोग ये जानते हैं यार कि फर्क नहीं पड़ता कि लड़का है या लड़की है, कौन पैदा हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता आज के समय के ऊपर। पर अगर मान लो अभी भी किसी की सोच ऐसी है कि नहीं यार, लड़का हुआ तो अच्छी बात है, लड़की हुई तो बुरी बात है, तो कहीं ना कहीं तो अब वो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे क्या कि किसी तरह से यार लड़की ना हो, या फिर लड़की है तो उसको फेंक दिया जाए, लड़की एक बोझ होती है। अगर ये वाली सोच होगी ना, तो कहीं ना कहीं हम नोटिस करेंगे यार कि ये मिसिंग वुमेन का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते ही रहेंगे। तो एक ना एजुकेशन लेवल का ना होना, अच्छी सोच ना होना, और एजुकेशन लेवल का मतलब देखो ये नहीं है कि आप पे अगर पीएचडी हो या फिर आप बहुत बड़े कोई अच्छे खासे पढ़े लिखे हो तब आप ये चीज़ होती है, ऐसा नहीं है। आपकी सोच किस तरह की है। अगर आपकी सोच, भले ही आप हो सकता है कि आप आईएएस ऑफिसर भी हो कल को, पर अगर आपकी सोच में आपके यही बैठा हुआ है कि नहीं एक लड़का अच्छी बात होती है और लड़की खराब चीज़ होती है, तब उसको मैं एजुकेटेड नहीं मानता। ठीक है, मेरा एजुकेशन का मतलब यहाँ पे कोई ये नहीं है कि कोई 10th पास है या क्या है। एजुकेशन का मतलब मेरा ये है कि बंदे की भैया सोच कैसी है, उस चीज की बात कर रहा हूँ। अगर किसी की सोच खराब है ना, तो वो एक मेजर कारण बनता है कि इंडिया में सेक्स रेशियो को अफेक्टेड है।
इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट निकल के आता है, कहीं ना कहीं इसको ना आप थोड़ा लिंक कर सकते हो आपके जो डॉरी सिस्टम होता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो लड़कियां हैं पराया धन होती हैं, कल को इनको जाना तो अपने ससुराल ही है, इनको शादी के ऊपर इनका पैसा खर्च करना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है, इस तरह की चीज़ें हैं। उसकी वजह से हमें जो सेक्स रेशो है वो कम देखने को मिलती है। इसके अलावा ना हमारे पास एक एक्ट है, ठीक है, आपने सुना होगा इस एक्ट के बारे में, PCPNDT एक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? प्री कंसेप्शन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट। राइट, 1994 का ये कानून है PCPNDT। आप लोग कई बार हॉस्पिटल आप जाते होंगे वहां पर ना बाहर लिखा होता है कि यहाँ पर जो बच्चे का लिंग नहीं बताया जाता, इस तरह से मतलब लिखा होता है। तो वो दरअसल में PCPNDT के थ्रू ही होता है कि आप ना पहले से नहीं पता, आपको पता होता जन्म से पहले कि आपका जो होने वाला बच्चा है उसका क्या जेंडर रहने वाला है। ये बात तो होगी, पर एक्चुअल में ना इसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ क्वेश्चनेबल है। बहुत सारे ऐसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। होना तो यही चाहिए टेक्निकली कि आपको जन्म से पहले नहीं पता लगना चाहिए कि आपका होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है। ये एक कानूनन जुर्म है, पर तब भी इसका इम्प्लीमेंटेशन क्योंकि ढंग से नहीं है, तो डेफिनेटली कई बार पेरेंट्स को पता लग जाता है, एंड इस वजह से क्या होता है वो बच्चे को गिराने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि ना इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक ना होने की वजह से फीमेल फीटिसाइड हो गया, ठीक है ना, ये सारे कहीं ना कहीं मुद्दे हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ कारण बनते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप न्यूट्रिशन ना अच्छा होना, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण बन जाती हैं। तो इनका भी आपको एक बेसिक आइडिया आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। ये बात तो सर क्लैरिटी हुई हमारे इसके बारे में। एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए पॉपुलेशन के अंदर ही, वो है आपकी डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। इसको मैं स्किल्स के साथ भी लिंक करूंगा, उसका मैं डेटा भी आपके साथ लाया हूं, तो वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, पर एक बार इसका मतलब समझ लो। वैसे देखो मैं करंट अफेयर्स के अंदर ना बहुत बार आपको मैंने डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में समझाया है, पर ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया के पास ना आज के समय क्या है? आप बोलोगे सर इंडिया के पास यूथ है आज के समय के ऊपर, है बहुत सारे लोग, हमारे यंग पॉपुलेशन 15 से 30 साल की उम्र के बीच में बहुत सारे लोग हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब ये जो लोग हैं, लोग बहुत सारे हैं, तो हमारे पास क्या है? एक तरह की विंडो है, किस चीज की? विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्या मतलब सर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का? मीनिंग बड़ा ही सिंपल है यार, मीनिंग बड़ा ही सिंपल है। एक देश को तरक्की करनी है, देश को आगे बढ़ना है, उसके लिए क्या चाहिए सर? वो लोग जो काम करने के लायक हो, यही होता है। अब इंडिया के पास इतने सारे लोग हैं यार, 15 से 30 35 साल वाले, ये सारे यंग लोग हैं, सारे एनर्जेटिक हैं, काम करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। अगर इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज कर ले, तो इतने सारे लोग हैं हमारे पास, हम चाइना को क्या, हम यूएसए को भी पीछे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। इसी को बोलते हैं इंडिया के पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। हम इस पर्टिकुलर जो डिविडेंड है ना, मतलब इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जो डेमोग्राफिक तो मैंने आपको समझा ही दिया कि लोगों की बात हो रही है, यहाँ पर इसी को बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। जो हमारे पास लोग हैं ना, हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। चाइना देखो पिछले सालों के अंदर 1990s, उसके बाद फिर 2000 के स्टार्टिंग ईयर्स, तो वहां पर चाइना बहुत तेजी से तरक्की करी है। क्यों करी है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास भी एक डेमोग्राफिक डिविडेंड था। एक समय के ऊपर उनके पास भी बहुत सारी यूथ पॉपुलेशन थी। आज के समय के ऊपर वो यूथ पॉपुलेशन इंडिया के साथ है, वो भारत के पास है, हमें बस उसको यूटिलाइज करना है। बात जरूर करते हैं हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की, पर इसमें एक दिक्कत भी है। दिक्कत मतलब देखो समझो इस बात को, मान लो यहां पर मेरे पास 100 लोग हैं, अच्छी बात है, पर 100 लोग अच्छी बात सिर्फ तभी तक है जब इन 100 लोगों को ना मैंने क्या किया, मैंने इनको अच्छे स्किल्स दिए, मैंने इनको अच्छी एजुकेशन दी, मैंने इनको अच्छी हेल्थ दी, मैंने प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इनको दी। तब पता क्या करेंगे? ये हमारे देश को बहुत आगे ले जाएंगे। जो हम सपना देखते हैं ना कि 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड इंडिया बनाना है, एक विकसित भारत बनाना है, वो तभी हो पाएगा जब हमारा जो यंग पॉपुलेशन है, जो यूथ है ना हमारा,
उनको रोजगार मिलेगा, अच्छा रोजगार, उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छा स्किल मिलेगा, अच्छा हेल्थ मिलेगा, तो तब है ये डेमोग्राफिक डिविडेंड। पर मान के चलो, जस्ट एग्जांपल, मान लो इनको कुछ नहीं मिलता, ना सर अच्छा रोजगार मिला, ना अच्छी एजुकेशन मिली, ना अच्छा स्किल मिला, ना अच्छी हेल्थ मिली, तो क्या लगता है 2047 तक इंडिया डेवलप बन पाएगा? नहीं, बल्कि हो सकता है ये उल्टा हमारे देश के लिए खतरा बन जाए। वो कैसे? कि मान लो इनके अच्छे स्किल्स ही नहीं दिए तो क्या करेंगे? हो सकता है किसी नशे में चले जाए, है कि नहीं? हो सकता है कोई जो होता है ना ड्रॉइड्स जिसको बोलते हैं, दंगे फसादों में कहीं ना कहीं उलझ जाए। तो एक्चुअल में ना लोग होना ये अपने आप में कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है, लोगों को आप यूटिलाइज कैसे करते हो वो इंपॉर्टेंट चीज है। यही 100 लोग आपके लिए बहुत तरक्की का काम भी कर सकते हैं, यही 100 लोगों को अगर आपने सही अपॉर्चुनिटीज नहीं दी ना तो उससे गलत भी हो सकता है। आपने टर्म सुना होगा डेमोग्राफिक टेररिज्म या फिर डेमोग्राफिक डिजास्टर, इसी बात को बोलते हैं कि जो यूथ है ना, जो लोग हैं जो काम कर सकते हैं, उन तक ये चीजें पहुंचेंगी तो बहुत बढ़िया बात है। इंडिया कहीं भी जा सकता है, नो वन नोस कि इंडिया के पास इसलिए बोलते हैं इंडिया के पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जरूरत है उस पोटेंशियल को अपने ट्रूएस्ट लेवल तक लेके जाने की। उसी का नाम है आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से यूटिलाइज करना, उसको हार्नेस करना। नहीं करोगे हार्नेस तो फिर गलत भी हो सकता है। आई होप आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो अर्थ है ना वो समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके साथ ही हमें यहां पर ना एक और टर्म भी समझनी है सर, वो क्या है? उसका नाम होता है आपका डिपेंडेंसी रेशो। क्या होता है सर? डिपेंडेंसी रेशो। ये क्या चीज है डिपेंडेंसी रेशो? डिपेंडेंसी रेशो से पहले ना आप डिपेंडेंट का मतलब समझो। डिपेंडेंट, कई बार आपको बोला जाता है ना यार आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। कई बार आपने सुना होगा इस तरह की, आपको भी कई बार सुनाया जाता है ना, कि आपने माता पिता के ऊपर आप बहुत ज्यादा निर्भर हो। उसको छोड़ो, ये सब मजाक की बातें हैं। डिपेंडेंट पता क्या होता है? जैसे मान लो मैं हूं, अब मैं काम कर रहा हूं, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं। तो बेसिकली ना, अगर हमारे देश में जो लोग काम करते हैं वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है। पर जैसे मान लो जो बच्चे हैं, बच्चे तो सर कमा नहीं पाते, वो तो काम पर नहीं जाते, है कि नहीं? तो बच्चे डिपेंडेंट्स की कैटेगरी में आए। उसके अलावा जो थोड़े हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो कहीं ना कहीं क्योंकि उन्होंने इतना साल काम कर लिया है, अब उनका रेस्ट करने का टाइम है, थोड़ा आराम करने का टाइम है, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है, आज के समय वो भी डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट कौन नहीं है सर? अरे डिपेंडेंट वो नहीं है जो आपके काम कर रहा है। और इंडिया में ना हम उसको एज ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। वो कैसे? देखो, एक तो डिपेंडेंट कौन नहीं है, जो कि आपकी वर्किंग एज के अंदर है। वर्किंग एज का मतलब कोई बंदा जो आपका 15 साल से लेकर 59 ईयर्स के बीच का है, ये डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो डिपेंडेंट है कौन सर? डिपेंडेंट वो है जो आपके जैसे बच्चे, जो आपके चिल्ड्रन हो गया, यानी कि आपके 0 से लेके 14 साल, या फिर आपके जो ओल्ड एज पीपल, यानी कि 60 साल से ऊपर वाले। ये हैं ऊपर वाले डिपेंडेंट्स, चिल्ड्रन एंड ओल्डर पीपल। डिपेंडेंट कौन नहीं है? वर्किंग एज पॉपुलेशन वाले। अब मुझे बताओ, अगर मान लो किसी देश की डिपेंडेंसी रेशो, क्या बोला मैंने? अगर किसी देश की डिपेंडेंसी रेशो ज्यादा है तो वहां पर पता क्या होगा? वहां पर बच्चे ज्यादा होंगे, वहां पर ओल्ड एज ज्यादा होंगे, और वर्किंग एज कहीं ना कहीं कम होगी। तभी तो डिपेंडेंसी रेशो ज्यादा हो पाएगी। क्या वो देश तरक्की कर पाएगा? बहुत मुश्किल है। रीजन बीइंग कि आज के समय उस देश के अंदर पैसा कमाने वाले लोग बहुत कम हैं, और कहीं ना कहीं जिन लोगों के ऊपर पैसा खर्च होगा वो ज्यादा है। पर अगर मान लो इसका उल्टा, अगर किसी की डिपेंडेंसी रेशो कम है, डिपेंडेंसी रेशो कम होने का मतलब बच्चे कम है, या फिर आपके ओल्ड एज पीपल कम है, पर आपके वर्किंग एज लोग ज्यादा हैं, तभी तो डिपेंडेंसी रेशो कम होगी। इसका मतलब ये होता है कि उस देश के पास बहुत अच्छी खासी एक अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले समय के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर बहुत अच्छी खासी एक इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर आ सकता है। समझ गए? दिस इज व्हाट इज टर्म्ड एज डिपेंडेंसी रेशो। अब आपकी बुक के अंदर ना एक दो चीजें और लिखी हुई हैं कि इंडिया ने कौन कौन से प्रोग्राम्स लेकर आए फैमिली प्लानिंग के लिए। ये हमारे इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपके सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सोसाइटी के फैकल्टीज आपको करवा देंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज जो इसके साथ लिंक्ड है, जो है आपका स्किल्स वाला टॉपिक। क्या मतलब इस चीज का? देखो, आप लोग ना ह्यूमन कैपिटल समझते होंगे। ह्यूमन कैपिटल का मतलब भी वही है
क्या है वही, मतलब जो मैं बता रहा था, आपके पास ह्यूमन मतलब लोग हैं, लोगों के पास क्या है, लोगों के पास अच्छे स्किल्स होना, टैलेंटेड लोग होना, अच्छी एजुकेशन होना, अच्छी हेल्थ होना। अगर ये आपके पास लोग होंगे ना इस तरह के, तब वो आपके देश के लिए क्या है, वो एक एसेट है आपके देश के लिए। इसी वजह से आपकी जो ह्यूमन कैपिटल होता है ना, उसको एक तरह से इनटेंजिबल एसेट भी बोला जाता है। इनटेंजिबल मतलब क्यों, आप इसको टच नहीं कर सकते। मान लो जैसे इंडिया के बहुत अच्छे कोई साइंटिस्ट है, वो क्या है, उनके पास स्किल्स है, दे आर एजुकेटेड, वो भारत के लिए एक एसेट है। कैसा एसेट, जिसको टच नहीं किया जा सकता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आज के समय इतनी सारी होती है, नई नई इन्वेंशन होती है, नए नए पेटेंट्स, नई ये सारी चीजें करते हैं हम, रिसर्च वगैरह, वो कैसे हो पा रही है, वो तभी हो पा रही है अगर हमारे पास अच्छी ह्यूमन कैपिटल है। आजकल इंडिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हम बोलते हैं बहुत बढ़िया है, क्या कारण है उसके पीछे का, उसके पीछे कारण यही है कि इंडिया के पास अच्छी खासी ह्यूमन कैपिटल है। आई होप आप ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग एक अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे, लोगों के पास कैसी स्किल्स हैं। एक तो देखो होती है जो कैपिटल मेरे पास, जैसे किसी के पास होती है, जैसे मान लो मेरे पास पैसे हैं थोड़े बहुत, वो तो फिजिकल कैपिटल हो गया, बेसिकली जो मनी वगैरह हो गया, ठीक है। फिजिकल कैपिटल भी अलग अलग तरह की होती है, मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले। पर ह्यूमन कैपिटल बेसिकली किसी का दिमाग कैसा है, वहां के लोगों के कितनी कैपेसिटी है, कैसा स्किल है, कैसी नॉलेज है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल, राइट। अब ना कुछ डेटा वगैरह देखते हैं यहाँ पे स्किल्स के अंदर। एक ना पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आता है आपका एनएसओ के द्वारा, मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने अनएम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक पढ़ा था। तो उसके अंतर्गत ये बात करी गई है कि आप अगर नोटिस करोगे तो एक्चुअल में जो फॉर्मल लेवल की ट्रेनिंग होती है ना, वो लगभग 2% लोगों को ही मिलती है। इनफॉर्मल ट्रेनिंग की बात करें तो वो लगभग 6% के आसपास लोगों को मिलती है। तो यानी कि ना, लोगों को प्रॉपर ढंग से ट्रेनिंग हो गया, उनको प्रॉपर उनकी फील्ड के अंदर प्रॉपर उनको, ठीक है, जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है स्किल्स वगैरह की, वो बहुत कम देखने को मिलती है। और जो दी भी जाती है वो कौन से सेक्टर्स हैं आपके, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड के अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर, इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर, एप्रिल्स के अंदर। बाकी सेक्टर्स के अंदर ये नंबर्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो एक तरह से ना, एक बैलेंस तरह से हम यहाँ पे हमें स्किल्स के सेक्टर के अंदर हमें कंट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलता। तो एक तो ये मेजर कंसर्न हमें देखने को मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि कुछ आपको ऐसे फैक्टर्स बताऊं जिसकी मदद से आप थोड़ा समझ पाओ कि किस तरह से स्किल्स के क्या इश्यूज हैं। और एक्चुअल में ना, यहाँ पर हमारी जो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट है, ठीक है, ये एक रिपोर्ट आती है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट। दरअसल में ये करंट अफेयर्स के अंदर हम डिस्कस भी करते हैं। आपका एक वी बॉक्स है, उसके अलावा आपका यूएनडीपी है, ये सारे मिलकर ये एक रिपोर्ट निकालते हैं। तो यहाँ पर जो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट है ना, इसके अंतर्गत बात करी जाती है, किस बात करी जाती है, जैसे एक तो बात होती है इसके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी की, ये वर्ड पढ़ रहे होंगे ना, एम्प्लॉयबिलिटी, समझना, एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट अलग अलग चीजें हैं। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन के पास किस तरह के एट्रीब्यूट्स हैं, जिन एट्रीब्यूट्स की मदद से उसको नौकरी मिल सकती है या फिर वो नौकरी को आगे मेंटेन कर सकता है। तो समझ नहीं आया मैंने क्या बोला, एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब है एक पर्सन के अंदर किस तरह के एट्रीब्यूट्स, जैसे उसके पास क्या स्किल्स है, क्या ट्रेड्स हैं, क्या उसके पास एक्चुअल में वो स्किल्स है जो सामने इंडस्ट्री में चाहिए, अगर तो है जिसकी वजह से वो नौकरी पा सकता है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी। सर एग्जांपल दे दीजिए। बिल्कुल दे देते हैं। मान लो जैसे अभी मार्केट में चाहिए किसी को कि सर पाइथन, समझते हो पाइथन के अंदर कोडिंग, या जावा समझ लो अगर पाइथन नहीं समझते। मान लो आपको मार्केट में चाहिए ऐसा बंदा जो कि जावा कोडिंग जिसको आती हो, पर इस बंदे को लेट से सिर्फ सी या सी प्लस प्लस पे कोडिंग आती है, जावा के ऊपर कोडिंग करनी आती नहीं। तो क्या ये बंदा इंप्लॉयबल हुआ? इसके पास स्किल्स है, मैं मना नहीं कर रहा, इसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, हाँ बिल्कुल हैं, पर ये एट्रीब्यूट्स की मदद से शायद इसको नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब होता है एक बंदे के पास वो एट्रीब्यूट्स होना जिसकी मदद से वो कहीं ना कहीं नौकरी पा सकता है या उसको मेंटेन कर सकता है, ये होती है एम्प्लॉयबिलिटी। तो अगर आप पिछले कुछ सालों की बात करोगे ना, तो एम्प्लॉयबिलिटी इंडिया के अंदर काफ़ी कम है, 38 40 इस तरह से करते करते ना, जो 2023 की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से हमने ये 50% पहुंच पाए हैं। बट अदरवाइज आप पिछले सालों का ट्रेंड देखोगे ना, तो काफ़ी कम नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी 50% को इसने क्रॉस कर लिया है 2023 की रिपोर्ट के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी करी हुई है। तो कल को जब आप अपना एग्जाम के अंदर स्किल्स का मुद्दा उठाओगे तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट का नाम आना ज़रूरी है। एम्प्लॉयबिलिटी लेवल जितने कम हैं, इसका नंबर्स आना भी ज़रूरी है। पर अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे हम एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, हम इस डायरेक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, जैसा कि ये रिपोर्ट भी बता रही है। इस रिपोर्ट के अंदर ये बात भी करी गई है कि जैसे नैप्स यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो होता है,
प्रमोशन स्कीम जो होती है उसके बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है। आपके अलग अलग तरह के जो वोकेशनल प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, वोकेशनल का मतलब होता है कि कुछ ऐसा ट्रेनिंग देना सामने वाले को जिसकी मदद से उसको कुछ ना कुछ तरह के ना वो रोजगार पा पाए। जैसे आपके आर्टिसंस की ट्रेनिंग हो गया, इस तरह की कुछ भी ट्रेनिंग हो गया, तो उनकी ट्रेनिंग भी इंडिया में काफ़ी कम होती है। वोकेशनल एजुकेशन इंडिया में थोड़ी कम है। बाकी जो गिग वर्कर्स हैं, ठीक है ना, तो गिग वर्कर्स के अंदर भी अगर आप नोटिस करोगे इनका शेयर यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, इसके अपने कुछ फायदे नुकसान है, वो अभी मैं गिग इकॉनमी जब डिस्कस करूंगा ना वो भी बताऊंगा। बाकी आप देख पाओगे कुछ हमारे स्टेट्स हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, जैसे महाराष्ट्र अच्छा काम कर रहा है एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर, यूपी इज डूइंग गुड, केरला इज डूइंग गुड, पर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो अभी तक काफ़ी पीछे भी हैं। राइट, तो ये कुछ बातें पता होनी चाहिए, और मेल और फीमेल का भी आप रेशो देख सकते हो। अब एक्चुअल में अगर आप बात करो ना कि स्किल्स आखिर रिक्वायर्ड क्यों है, तो आप समझो इस बात को। जब मैं बात करता हूँ ना स्किल्स की, तो एक तो पहली बात ये है कि मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पर यूएनएफपीए क्या होता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसके हिसाब से अगर आप नोटिस करोगे ना, तो अगर हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से यूटिलाइज करना है, उसको हार्नेस करना है, और इंडिया जो कि सबसे बड़ी एक तरह से वर्कफोर्स है दुनिया भर की, जो कि 2025 में हम बन जाएंगे, इसको मीट करने के लिए, इसके मैक्सिमम पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए प्रॉपर स्किल्स होना कंपलसरी है। दूसरी बात, हम बात करते हैं नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आज के समय अगर आप नोटिस करोगे ना, जैसे आईटी का ज़माना है, हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हम बात करते हैं कहीं ना कहीं 5G की, 6G की, इन सभी चीज़ों की बात करते हैं। कहीं ना कहीं आने वाला टाइम ना इन्हीं चीज़ों का है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का। उसके लिए स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इंडिया में आप जानते हो हाई होते हैं, चाहे आप सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी उसके डेटा की बात कर लीजिए, एनएसओ की बात कर लीजिए, तो नंबर्स अगर हमें कहीं ना कहीं ठीक करने हैं ना, तो वो हमें उसमें स्किल्स की ज़रूरत होती है। और सरकार की बहुत सारी स्कीम्स भी हैं, स्किल इंडिया मिशन हो गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया, एंड इसके अलावा आपका जैसे संकल्प हो गया, स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड, आपका रीस्किलिंग रेवोल्यूशन हो गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ये पता क्या है दरअसल में, समझना, एक होता है स्किल करना किसी को, मान लो कोई बंदा था, आपने उसको कुछ स्किल्स प्रोवाइड करने की कोशिश करी, स्किलिंग, ठीक है। एक होता है मुद्दा, जैसे इसको बोलते हैं हम अपस्किलिंग। अपस्किलिंग का मतलब क्या होता है? अपस्किलिंग का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास ऑलरेडी में C++ मुझे आता था, पर मैंने कोई बेहतर स्किल्स उससे सीख लिए, उसको अपग्रेड कर लिया, उसको बोलते हैं अपस्किलिंग। ठीक है, उसी तरह से आप रीस्किलिंग भी कर सकते हो कहीं ना कहीं। तो ये कुछ रेवोल्यूशंस यहाँ पे रन करी जा रही हैं। इवन हमारा जो स्ट्राइप प्रोग्राम है, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट, वो भी इस डायरेक्शन में काम करता है। तो स्किल्स के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। आपकी बुक के अंदर ना गिग इकोनॉमी का भी यहाँ पे जिक्र है, हालांकि मेजरली हम इसको करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ते हैं, या इवन पहले भी एक बार हमने इसको डिस्कस किया था, बट क्योंकि इस चैप्टर के अंदर दोबारा रिपीट हुआ है, विल डिस्कस इट वंस मोर एज वेल। गिग इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं ना, तो इसके प्रॉब्लम्स और इसके फायदे आप सबको पता होना चाहिए। हालांकि ना एक चीज़ अगर आपसे कोई पूछे कि गिग वर्कर होता कौन है, तो बहुत सारे लोग मुझे ना एग्जाम्पल देते हैं कि सर ओला, उबर, स्विगी, जोमाटो, ये जो इनके होते हैं, जैसे ओला उबर के ड्राइवर्स हो गया, या फिर स्विगी और जोमाटो के जो, या ब्लिंकिट वगैरह के जो भी आपके डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ कहना गलत बात होगी, डिलीवरी पर्सन्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको हम गिग वर्कर्स बोलते हैं। बट ये अधूरी डेफिनेशन है। एक्चुअल में ना अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन जानना चाहते हो, तो हमारा जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी था 2020 का, उसके अंतर्गत इनको डिफाइन किया गया है। क्या डेफिनेशन है इनकी? गिग वर्कर्स आर दोज हु वर्क आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई सेटिंग। बस इतनी डेफिनेशन दे रखी है गिग वर्कर की, दैट इज इट। अदरवाइज इससे पहले हमारे पास तो कोई डेफिनेशन नहीं थी गिग वर्कर की। हम बोलते थे गिग इकोनॉमी, पर कोई डेफिनेशन नहीं थी। ये अगर आपको एग्जाम में आए ना गिग इकोनॉमी का, तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि अदरवाइज और कोई डेफिनेशन है ही नहीं गिग इकोनॉमी की। हर कोई अगर आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो ना, वो इसी की डिराइव्ड वर्जन है। एक्चुअल में हमारी सरकारी रिकॉर्ड के अंदर यही एक डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सेटिंग के अगेंस्ट जो काम करता है, उसके आउटसाइड जो काम होता है, दैट इज गिग इकोनॉमी। अब टेक्निकली ना इस डेफिनेशन के हिसाब से नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, आई थिंक आज से 1.5 साल पहले आई थी, 2022 के मई जून के टाइम के ऊपर, आज से 1.5 साल पहले ये रिपोर्ट आई थी। ठीक है, इस रिपोर्ट के अंदर ना चर्चा पता क्या करी गई थी? इसके अंदर थोड़ा गिग इकोनॉमी को थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया था, उनके इश्यूज हाईलाइट किए गए थे। उन्हीं इश्यूज को, उन्हीं सोल्यूशंस को मैं चर्चा करूंगा आज के सेशन के अंदर ही। तो समझो इस बात को जरा। एक्चुअल में जैसे मान लो, जैसे 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 क्या, जैसे PW ओनली ऐसे, ठीक है,
इसकी मुझे वेबसाइट बनवानी है। अब एक तो हो सकता है यार मैं एक पर्सन को हायर करूं, वो हमारी कंपनी का एम्प्लॉय बने एंड वो अपनी वेबसाइट वगैरह बनाए, बढ़िया वगैरह जो काम करना है करे। पर मैंने सोचा यार नहीं, एक काम करते हैं ना, मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि इसको मतलब हमने अपनी कंपनी के अंदर लेकर आना है। हम थोड़ा इससे आउटसाइड भी तो काम करवा सकते हैं कि मान लो मैंने इसको बोला कि यार ठीक है तू काम कर, मैं थोड़े बहुत मुझे पैसे दे दूंगा, तो मेरी कंपनी का एम्प्लॉय मत बनियो। तो यहाँ पर समझो क्या हुआ, पहले के टाइम पे पता क्या होता था, एक होता था एम्प्लॉयर जो नौकरी दे रहा है और एक होता है एम्प्लॉय जिसको नौकरी मिल रही है। पर ये वाली जो मैंने बात कर दी कि भैया तू मेरे से मैं तेरे से वेबसाइट बनवा लूंगा, बदले में तुझे 10,000 रुपये दे दूंगा, क्या ये वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय सेटिंग हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या जो जोमेटो और स्विगी वाले जो लोग हैं, क्या वो उनके एम्प्लॉइज हैं जो उनकी डिलीवरी करते हैं? नहीं सर, एम्प्लॉइज तो नहीं है। जो पहले के टाइम के होता था ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सेटिंग, उससे तो बहुत अलग है। आपके जो ओला उबर वाले हैं वो भी सेम इस तरह से है ना, वैसे वाला रिलेशनशिप नहीं है। इसी को बोलते हैं आपका गिग इकोनॉमी। तो ध्यान रखना, गिग इकोनॉमी के अंदर वो लोग भी आते हैं जिनके जिन ऑक्यूपेशंस के अंदर स्किल्स का बहुत कम यूज होता है। कुछ वो भी होते हैं जो मीडियम वाले होते हैं, कुछ हाईली स्किल्ड वाले भी होते हैं, जैसे मैंने आपको वेबसाइट की बात करी, या फिर इससे भी और ऊपर वाले स्किल्स हो सकते हैं। तो एक्चुअल में ना सिर्फ गिग इकोनॉमी का मतलब आपके लो स्किल से नहीं है, आपके मीडियम स्किल और आपके हायर स्किल्ड ऑक्यूपेशन के साथ भी इसका लिंकेज है। पर अगर आपसे एग्जाम में कोई डेफिनेशन पूछे तो आप इस डेफिनेशन को बता सकते हो। तो जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट्स आई हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। यहां पर भी ना इन्होंने कैटेगराइज करा हुआ है प्लेटफॉर्म और नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के रिगार्डिंग। इसका क्या अर्थ होता है, जैसे जोमाटो है ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर वेबसाइट इनकी एप्स वगैरह होती है, कुछ नॉन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कैटेगराइजेशन हमें देखने को मिलती है। कुछ इन्होंने डेटा यूज किया है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर, ये डेटा बस आप ना एग्जाम के अंदर लिख पाओ, मैंने इसलिए लेकर आया हूं, ठीक है ना, कि ये आप इस पे कोट करना कि नीति आयोग ने डेटा निकाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2021 के हिसाब से, तो लगभग 77 लाख लोग हैं जो कि आपकी गिग इकोनॉमी का पार्ट है। इसके साथ ही इन्होंने ये बताया है कि ये नंबर ना 2029-30 तक ये लगभग 2,35,00,000 हो जाएगा। तो अपने आप में इस सेक्टर की ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। आपके बहुत सारे लोग मीडियम स्किल्ड जॉब्स के अंदर हैं, हाईली स्किल्ड के अंदर, और कुछ आपके लो स्किल्ड जॉब्स के अंदर भी हैं। अब ना यहीं पर इस रिपोर्ट के अंदर ही और इवन एडिशनली कुछ बातें होती हैं कि यार गिग इकोनॉमी इतनी तेजी से क्यों फैल रही है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट कि इतना फास्ट पेस से ग्रो करा है। देखो पहले तो कारण है कहीं ना कहीं, अगर आप नोटिस करो, आप जैसे जोमेटो इन सब की बात करते हो, ये क्या क्यों हो पाया है? क्योंकि ना एक्चुअल में इंटरनेट अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी खासी हो चुकी है। ठीक है ना, मोबाइल अवेलेबिलिटी की बात कर लो या फिर इंटरनेट की बात कर लो, इसका पेनिट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। स्पेशली जब हम बात करते हैं ना जियो रेवोल्यूशन की, जब से जियो आया उसने कहीं ना कहीं जो इंटरनेट के रेट्स थे वो काफ़ी कम कर दिए। आपके मोबाइल भी आजकल काफ़ी सस्ते आ चुके हैं। तो उनकी मदद से हुआ क्या है ना कि हर किसी के हाथ में फ़ोन है आज के समय के ऊपर, हर किसी के हाथ में इंटरनेट है, उसको वो यूज़ कर पा रहा है एंड उनको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर पा रहा है। तो उनका डायरेक्ट लिंकेज आपका इसके साथ देखने को मिलता है। बहुत सारे आपको ना जो स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ पे इस सेक्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। और अगर आप नोटिस करोगे ना, तो आज से अगर आप 6-7 साल पहले की बात करो, 15-16 की बात करो, इंडिया में बस 500 स्टार्टअप्स थे। आजकल वो 80-90 हज़ार से भी ऊपर हो चुके हैं वो स्टार्टअप्स। इसके कारण क्या पता क्या है? इसके कारण पीछे कारण आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का अवेलेबल होना, आपका इंटरनेट अवेलेबिलिटी, मोबाइल अवेलेबिलिटी होना एंड साथ-साथ सरकार की कुछ अच्छी स्कीमें होना, प्लेटफॉर्म्स का राइज़ होना, ये सभी कहीं न कहीं कारण बने हैं जिस वजह से आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर गिग इकोनॉमी का इतना मैसिव राइज़ देखने को मिलता है। अब एक्चुअल में अगर आप बात करें ना, गिग इकोनॉमी के कुछ फ़ायदे हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे सोचो एक बार, देखो, इमेजिन करो, मैं एक गिग वर्कर हूँ, चलो ठीक है। अब मेरा ना फ़ायदा पता क्या है? मैं अपनी मर्ज़ी से काम करूँगा। मर्ज़ी से काम मतलब, अरे मेरा दोपहर को मन करेगा, तो मैं कर लूँगा काम, नहीं करेगा तो नहीं करूँगा। शाम को करा तो शाम को कर लिया, नहीं तो नहीं किया। क्या जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी सेटिंग थी, क्या उसमें ये होता था कि सुबह काम कर लिया, दोपहर में मन नहीं किया तो बंद कर दिया ऐप को? अरे नहीं। पहले जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी सेटिंग थी उसमें पूरा दिन आप काम करते थे, या फिर आधे दिन की आप छुट्टी लेते थे, अप्लाई करते थे कि भैया सर जी हमें छुट्टी दे दो आधे दिन की, तब छुट्टी मिलती थी। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ना थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है आपको, फ्लेक्सिबल तरह से आप काम कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है, क्योंकि जो लोग ये कहीं ना कहीं पेमेंट लेते हैं आजकल आप देख रहे हो, तो हर कोई यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहा है। तो इन्होंने भी कहीं ना फाइनेंशियल एम्पावरमेंट को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को हेल्प करने के अंदर रोल प्ले किया है। साथ में अगर आप नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ते हो ना,
तो उसमें ये बात बताई गई है कि अगर हम बात करें, ठीक है, लगभग आई थिंक इसका ये स्टार्टअप वाले टॉपिक में कि लगभग 41% जो आपके आपके जो नए गिग इकोनॉमी के अंदर जो स्टार्टअप्स आए हैं, तो 41% जो है ना वो आपके टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आप लोग देखते हो यार कि हाँ दिल्ली मुंबई के अंदर है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है गिग इकोनॉमी, पर अब ये छोटे शहरों के अंदर भी फैल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। तो वो छोटे शहर भी कहीं ना कहीं आगे वाले टाइम के अंदर डेवलप होंगे, बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ आजकल चल भी रही है। ऊपर से अगर हम बात करें जो अगर ये क्योंकि छोटे शहरों में भी कहीं ना कहीं गिग इकोनॉमी अपने पैर पसार रही है, उस वजह से क्या हो रहा है ना, उस वजह से आपकी जो डिस्टेंस माइग्रेशन है उसको रोका जा रहा है। क्योंकि आप नोटिस करो, अगर मुझे मेरे शहर के अंदर, जैसे मान लो मैं चंडीगढ़ से हूँ, मुझे चंडीगढ़ के अंदर जॉब नहीं दिखती तो मैं दिल्ली की तरफ आऊंगा। पर अगर गिग इकोनॉमी वहां पर भी आ जाए, जो कि आ भी रही है, तो कहीं ना कहीं यार मुझे वहां से अपने घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ पा रहे हो? तो डिस्टेंस माइग्रेशन को आप यहाँ पे रोक सकते हो। बाकी वुमेन एम्पावरमेंट को इस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि स्पेशली अगर हम बात करें हाईली स्किल्ड जॉब्स की जो कि गिग इकोनॉमी के अंदर क्रिएट हुई है ना, वहां पर महिलाओं को ज्यादा मदद हुई है। रीजन बीइंग कि गिग इकोनॉमी आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करती है, आप अपने हिसाब से काम करो, जब काम करना है तब काम करो। इसकी वजह से क्या हुआ है, महिलाएं शायद जिनको बाहर जाने के लिए रोका जाता था, वो अब यहाँ पर गिग इकोनॉमी का पार्ट बनकर वहां पर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो ये कुछ फायदे हैं, पर जितने फायदे हैं ना, नुकसान उससे शायद कहीं ज्यादा है। वो कैसे सर? अरे मैंने पहला पॉइंट बोल तो दिया कि यार फ्लेक्सिबिलिटी है, जब मन काम करेगा काम तब करूंगा, जब मन करेगा नहीं करूंगा। पर आप इमेजिन करो एक जोमेटो या स्विगी के जो डिलीवरी पर्सन होते हैं, क्या आपको लगता है कि उनके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है? द आंसर इज नो। ऐसा क्यों? कि मान लो अगर एक स्विगी या जोमेटो के जो डिलीवरी पर्सन है उसने आज काम नहीं ना किया, तो शायद उसको नहीं पता कि उसके शाम का खाना कहाँ से आएगा। तो मैंने कहने के लिए कह दिया कि जब उसका मन करेगा अपनी ऐप को बंद कर देगा कि अब नहीं काम करना, या फिर अब काम कर रहे हैं। अगर उसने काम करना बंद कर दिया तो उसके खाने के लिए मुश्किलें हो जाएंगी। तो इस वजह से ना उनको इतने कम पैसे मिलते हैं, इतना कम उनको सैलरी मिलती है कि उनको काम करना ही पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी कोई है नहीं, कहने के लिए है पर एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, ऊपर से आप इनको इमेजिन करो, इन्हीं को ही अगर मान लो किसी को वो ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे हैं, ठीक है ना, ऑर्डर वो किसी को डिलीवर करने गए, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या आपको लगता है उनकी कंपनी उनके लिए पे कर रही है? नहीं, नुकसान तो उनका ही होगा। कहीं ना कहीं पूरा जो भी उनके व्हीकल को डैमेज आया या उनकी बॉडी को जो भी डैमेज आता है, कोई चोट वोट लगती है, तो कहीं ना कहीं वही उनको हैंडल करना पड़ेगा। और ऊपर से आप नोटिस करो, जैसे अब मैं तो देखो पीडब्ल्यू का एम्प्लॉय हूँ, ठीक है ना, तो मुझे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, मुझे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, मुझे मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मेरे पास, पीएफ वगैरह हो गया, और इस तरह से कई बेनिफिट्स मुझे मिलते हैं। ठीक है, जो जोमेटो का डिलीवरी बॉय है, क्या उसको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं? आंसर इज नो। वो तो उसका एम्प्लॉय ही नहीं है, तो कैसे ये मेडिकल बेनिफिट, आपके इंश्योरेंस बेनिफिट्स है और बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं, कहाँ से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। समझ पा रहे हो? और कमाई इतनी कम हो रही है, ये तो है। और ऊपर से काम भी ना देखो, ठीक ठाक पैसा कमाने के लिए सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम करना पड़ता है। ठीक है, वैसे तो हमारे यहाँ भी 9 बज गए हैं, ठीक है ना, तो हमारा भी काम लंबा ही है वैसे तो, बट ठीक है ठीक है। तो समझो इस बात को। और ज़्यादातर ये जो सेक्टर है थोड़ा लार्जली अनरेगुलेटेड है। एक्चुअली अभी राजस्थान के अंदर इलेक्शंस हुए, इलेक्शन से पहले जो सरकार थी वहाँ पे वो एक गिग वर्कर्स के लिए एक कोड लेकर आई थी, उन्होंने कुछ प्रोटेक्शन की बात करी थी। पर अदरवाइज अगर आप नोटिस करोगे ज़्यादातर एरियाज के अंदर ना ये सेक्टर पूरा अनरेगुलेटेड की तरह काम करता है। ऊपर से डिमांड सप्लाई मिसमैच है। एक्चुअल में ना इंडिया में बेरोजगारी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से क्या होता है ना कि इन वर्कर्स की डिमांड है, पर वर्कर्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काम नहीं है। वो सोचेंगे यार अगर काम नहीं है तो चलो यही काम कर लेते हैं। तो डिमांड सप्लाई मिसमैच होने की वजह से कहीं ना कहीं इनको बहुत कम सैलरी के ऊपर काम करना पड़ता है। अगर मैं 20 रुपए पर ऑर्डर के ऊपर काम नहीं करूंगा तो भैया 5 लोग मेरे पीछे खड़े हुए हैं, उनको नौकरी दे दी जाएगी, तो मैं मान जाऊंगा यार ठीक है 20 रुपए पर ऑर्डर भी मिलेंगे तब मैं काम कर लेता हूं। तो कहीं ना कहीं लो वेजेस है। ऊपर से यहां पर देखो, एक साइड है बड़ी बड़ी कंपनीज, ठीक है, बिलियन डॉलर कंपनीज, एक साइड है छोटे वर्कर्स। दोनों ना मुकाबला नहीं कर पाएंगे आपस में। ये बहुत पावरफुल है, इनके पास बहुत बड़े लॉयर्स हैं, ये कहीं ना कहीं इनके पास उतनी बार्गेनिंग पावर है नहीं। तो कंपनी सामने बहुत बड़ी है, यहाँ पर इनके पास उतनी पावर्स है नहीं, तो लो बार्गेनिंग पावर भी यहाँ पे हमें एक इशू यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी एक चीज और इमेजिन करो, होता पता क्या है, जैसे मान लो क्या माने, जैसे मान लो कि आप ना इन्फोसिस में काम करते हो, ठीक है,
आज आपके पास कोई स्किल्स होंगे, ठीक है, अब आपका जो भी मैनेजर है या फिर आपके जो भी सीनियर्स होंगे, कहीं ना कहीं वो समय समय पे ना आपकी ट्रेनिंग करवाते रहते हैं। सर किस तरह की ट्रेनिंग? वो ट्रेनिंग करवाएंगे कि यार आप अपने स्किल्स को और बेहतर कीजिए, आपको मैनेजरियल स्किल्स भी शायद हो सकता है प्रोवाइड किए जाएं, ताकि ना आप धीरे धीरे अच्छे से बेहतर और बढ़िया से बढ़िया होते रहो, है ना। आज आप लेट से आप इस पोजीशन पे हो, कल को आपकी प्रमोशन होएगी, आपकी और प्रमोशन होएगी, आप नए स्किल सीखोगे और आप आगे बढ़ते रहोगे। कंपनी ना आपके अंदर इन्वेस्ट करती है नॉर्मली, जो अदर कंपनीज की बात करें। पर एक डिलीवरी बॉय को इमेजिन करो, अगर वो आज डिलीवरी बॉय है ना, शायद 10 साल बाद भी वो डिलीवरी बॉय ही रहेगा। उसको कोई ट्रेनिंग तो नहीं करवाई जा रही कि भैया आज आप डिलीवरी बॉय हो, आपने 1 साल काम कर लिया, अब आओ यहाँ पे और नई स्किल सीखो और नई ट्रेनिंग करो हमारे साथ, अपने आप को और बेहतर करो। अरे नहीं भैया, वो आज भी बेचारा डिलीवरी बॉय ही है, 10 साल बाद भी वो वही रहेगा। दिक्कतें तो है ना, कोई प्रमोशन का स्कोप ही नहीं है। बाकी ये सारे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, जो मैंने आपको थोड़े एक्सप्लेन कर भी दिए। ऊपर से जॉब सिक्योरिटी, है ना, इतनी कम जॉब सिक्योरिटी है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि आज आप काम पे आए हो और आपको बोल दिया गया कि आज से आपकी जरूरत नहीं है, आज से मत आओ, है ना। कुछ नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, बस जब आपकी जरूरत थी तब आपको उठा लिया मार्केट से, जब आपकी जरूरत नहीं पड़ी आपको बोल दिया कि आज से आना बंद। तो ये सब इश्यूज हैं कुछ बहुत सारे गिग इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पर नीति आयोग ने ना बहुत सारी बातें डिस्कस करी गई हैं कि पहली बात तो यार इनको ना जो भी प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं इनको फाइनेंस का एक्सेस देना चाहिए, ठीक है। बाकी जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके अलग अलग खाने के जो अलग अलग चीज़ों के अंदर, तो उनको एक्सेस देना चाहिए बहुत अच्छी मार्केट्स का, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म जो है उनको वहाँ पे क्या हो सकता है, आउटकम बेस्ड स्किलिंग यहाँ पे दी जाए। जेंडर सेंसिटाइजेशन यहाँ पे करवाई जानी चाहिए ताकि महिलाओं के लिए भी चीज़ें बेहतर हो पाएँ। अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। आपका जो कोड है सोशल सिक्योरिटी है, ये सारे बेनिफिट्स इनको यहाँ पे मिलने चाहिए। तो ये सारे कारण यहाँ पे पीछे, इनके पीछे यहाँ पर नीति आयोग ने बताए हैं कि ये सारे तरीके किए जा सकते हैं। साथ में ना नीति आयोग ने ये बात भी बोली है कि हमें पता क्या चाहिए, हमें चाहिए डेटा। एक्चुअल में ना इन्होंने डेटा दिया, तो जो मैं बात कर रहा था कि 2029-30 तक 2,35,00,000 गिग इकोनॉमी के अंदर हो जाएंगे। पर एक्चुअल में ना हमारे पास तब भी बहुत कोई ना ज़्यादा सर्विस हुए नहीं है गिग इकोनॉमी के रिगार्डिंग कि गिग वर्कर्स क्या हैं, किस तरह से आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ प्रोग्रेस करेगी। बहुत ज़्यादा रिलायबल डेटाज हमारे पास अभी ना होने की वजह से ना हम उसके रिगार्डिंग प्रॉपर पॉलिसीज नहीं बना पा रहे। तो अगर हम समय समय के ऊपर ये देखते रहें कि लो स्किल्ड वाले लोगों की क्या डिमांड है, मीडियम स्किल्ड वालों की क्या डिमांड है, हाईली स्किल्ड वालों की क्या डिमांड है, अगर हम उसके रिगार्डिंग बार-बार या प्रॉपर मैनर के अंदर डेटा इकट्ठा करते रहेंगे, तभी तो हम उनके रिगार्डिंग पॉलिसीज़ अच्छी बना पाएँगे। तभी तो उनको जो भी अलग-अलग तरह की एक्सप्लॉइटेशन फेस होती है, उसके रिगार्डिंग हम प्रॉपर एक्शन ले पाएँगे। ये नीति आयोग ने यहाँ पे अपनी कंक्लूजन के अंदर इस रिपोर्ट के अंदर बोला है। तो कल को आपके एग्ज़ाम के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है, डेफिनिटली आप वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। एंड वहाँ पर आपने इंडिया स्किल्स रिपोर्ट का, आपके गिग इकोनॉमी का, आपने नीति आयोग का, इन सभी की जो रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं, उनका ज़िक्र आप डेफ़िनेटली कीजिएगा और बाकी करंट अफेयर्स तो साथ में आप फ़ॉलो करे होइए, ठीक है ना? तो ये था आज का लेक्चर जहाँ पर हमने पॉपुलेशन समझा, हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड समझा और कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी यहाँ पे समझे, ठीक है? एक छोटा-सा पार्ट था दैट इज़ मैंने बताया ना आपको कि पॉपुलेशन की क्या हिस्ट्री रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल की। वो आपकी सोसाइटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है या फिर आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के अंदर भी आपकी फैकल्टीज़ कवर कर देंगे, इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड बाय एंड गुड लक।